स्टेशनों का लोकार्पण कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे पीएम मोदी। जनप्रतिनिधि और अधिकारी होंगे शामिल। आज से 2 दिवसीय यूपी मिशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ 6 जिलों को देंगे करोड़ों की सौगात। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घर अहम बैठक। मौजूद सत्र में सरकार की रणनीति पर होगी चर्चा। अमित शाह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू रहेंगे मौजूद। टिल्लू यादव भतीजे मनीष यादव की कस्टडी रिमांड की मांग कर विमान नर्सरी पर राज होगी सुनवाई। पुलिस ने एंटी करप्शन कोर्ट में किया आवेदन। सहारनपुर में 70 साल पुरानी मस्जिद हटाने के आदेश। सिटी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद पर दिया फैसला। 30 दिन में मस्जिद हटाने के आदेश जारी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और आज होगा ऐशबाग रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। बहुत बड़ी सौगात ये बताई जा रही है ऐशबाग वासियों के लिए, जहां आज होगा ऐशबाग रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। नए रूप में तैयार हुआ ऐशबाग जंक्शन। अमृत भारत योजना से बदली ऐशबाग की तस्वीर। आधुनिक सुविधाओं से लैस हुआ ऐशबाग रेलवे स्टेशन। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन का कायाकल्प पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24 करोड़ 13 लाख रुपए इसकी लागत बताई जा रही है। इसके साथ ही अमृत भारत योजना के तहत ऐशबाग स्टेशन की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और इस स्टेशन की कई विशेषताएं हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 5,500 वर्ग मीटर की नई पार्किंग और 4,300 वर्ग मीटर का सर्कुलेटिंग एरिया विकसित किया गया है, ताकि जाम की समस्या न हो, लोगों के आवागमन में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी न हो। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रही हैं, जहां उच्च गुणवत्ता वाले शौचालय, एलईडी साइनेज और यात्रियों की सुविधा के लिए नए प्लेटफॉर्म फर्श लगाए गए हैं। इसके साथ ही दोनों प्रवेश द्वारों को जोड़ने के लिए एक नया 6 फीट चौड़ा फुट ओवरब्रिज बनाया गया है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही ये बहुत बड़ी सौगात के तौर पर भी बताई जा रही है, जहां राजधानी में नए कलेवर में तैयार पूर्वोत्तर रेलवे के ऐशबाग स्टेशन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और भाई आज से 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर रहेंगे अमित शाह। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बंगाल में सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे अमित शाह। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज से 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसके साथ ही बंगाल में सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री। आज बागडोगरा पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसके साथ ही बीएसएफ कैंपों का दौरा करेंगे गृह मंत्री। सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर होगी अहम बैठक। बंगाल में बीजेपी नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा गृह मंत्री का बताया जा रहा है, जो आपको बता दें गृह मंत्री का आज ये दौरा है। कई बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 17 से 19 जुलाई तक पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करना है। इसके साथ ही गृह मंत्री उत्तर बंगाल के कदम तला में बीएसएफ नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद वे सिलीगुड़ी के जुमागात सीमा चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ जवानों के साथ बातचीत करेंगे और कई बीएसएफ विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इस दौर से ये बेहद अहम दौरा गृह मंत्री अमित शाह का बताया जा रहा है, जहां आज से 3 दिवसीय दौरे पर बंगाल में सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसके साथ ही सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें चिकन स्नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर और भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा कार्यों की समीक्षा करेंगे।
आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे हाई लेवल मीटिंग। ये बड़ी जानकारी जो एनडीए मंत्रियों संग संसदीय रणनीति पर चिंतन और मंथन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाई लेवल मीटिंग करेंगे। एनडीए मंत्रियों संग संसदीय रणनीति पर मंथन होगा। मानसून सत्र की तैयारी पर होगी अहम बैठक। सरकार तय करेगी मानसून सत्र का एजेंडा। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। 19 जुलाई को होगी सर्वदलीय बैठक। यानी मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने आवास पर एनडीए के घटक दलों और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्ष के संभावित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य प्रमुख एनडीए के नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही सरकार की कोशिश है कि सत्र के दौरान पेश होने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों को सुचारू रूप से पारित कराया जाए और इसके अलावा सरकार 19 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक भी आयोजित करेगी, जिसमें सदन के कामकाज को लेकर सभी दलों पर चर्चा होगी। और पश्चिमा यूपी को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पश्चिमी यूपी को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज शामली, बिजनौर, गाजियाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री। 18 जुलाई को बुलंदशहर, अमरोहा और संभल में जनसभाएं करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर अहम बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आज का भी दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं कल बुलंदशहर, अमरोहा और संभल में जनसभाएं करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर अहम बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही तमाम जो तैयारियां हैं वो चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। जिलाधिकारी भी जायजा लेते हुए नजर आए। जहां कार्यक्रम स्थल है वहां निरीक्षण करते हुए नजर आए, ताकि किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो और तमाम सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं। आज शामली, बिजनौर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जनसभा को संबोधित करेंगे। और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां पश्चिमी यूपी को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, 17 और 18 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री और इस दौरान वे बुलंदशहर, अमरोहा और संभल सहित कई जिलों का दौरा करेंगे और कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 जुलाई को बुलंदशहर, अमरोहा और संभल में जनसभा को संबोधित करेंगे और करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही संभल में वे 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें 52 किलोमीटर लंबी 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग का निर्माण भी शामिल है। वे कांवड़ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 और 18 जुलाई को पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अभी गाजियाबाद, शामली, बिजनौर, अमरोहा, बुलंदशहर और संभल में विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही जनता को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां 17 और 18 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जनता को संबोधित करेंगे और जिसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि वे तीन जिलों का दौरा कर वहां चल रही विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। जहां मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए संबंधित जिलों में पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है। साथ ही संगठन और सरकार के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आधिकारिक सूचना के तहत 17 जुलाई यानी कि आज मुख्यमंत्री अपने दौरे के पहले दिन गाजियाबाद, शामली और बिजनौर जिले में रहेंगे। वहीं दूसरे दिन यानी कि कल 18 जुलाई को मुख्यमंत्री अमरोहा, बुलंदशहर और संभल का रुख करेंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री के इस दौरे के बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस वजह से भी क्योंकि
2027 विधानसभा चुनाव भी है, इसको देखते हुए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देखिए, अब सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए पुलिस बल और हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही प्रशासन द्वारा मुख्य मार्गों, कार्यक्रमों, स्थलों और विकास कार्यों से जुड़े स्थानों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री इन जिलों में समीक्षा बैठकें करने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर चल रही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का भी जायजा लेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री की सख्ती को देखते हुए स्थानीय प्रशासन किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में नजर नहीं है। और इस दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा किसी भी विशेष विकास परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किए जाने की संभावना भी जताई जा रही। मिशन 2027 को लेकर मुख्यमंत्री के पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिमी यूपी दौरा है, जहां बताया जा रहा है करोड़ों की सौगात प्रदेशवासियों को दे सकते हैं। और ऐसे में इस लिहाज से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां आपको बता दें जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पश्चिमी यूपी के करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके आने की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। साथ ही आज और कल ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कई सौगात देंगे। और जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, देखिए, आज और कल का ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आज देखिए 3 जिलों का दौरा करेंगे। गाजियाबाद में आज शाम 4 बजे उनका आगमन है। क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? किस तरह से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं? क्या जनता को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? बिजनौर का दौरा है, वो लगभग 2 बजे के समथिंग बिजनौर विधानसभा पहुंचेंगे और काफी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। लगभग 1003 करोड़ की 76 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा। और कानून व्यवस्था को लेकर जिस रोड पर सभा है उस रोड को सीज कर दिया गया है। उसमें सिर्फ वीआईपी ही वाहनों की एंट्री दी गई और अगैर वाहनों की एंट्री नहीं दी गई। आपने बोला वीआईपी वाहनों की ही आवाजाही के लिए यहाँ पर जो है परमिशन मिला है। ऐसे में क्या कोई वैकल्पिक मार्ग लोगों के लिए रखा गया है? हाँ, एक दूसरा मार्ग है जिसमें कार्यकर्ताओं के लिए रखा गया है। जो कार्यकर्ता आएंगे उनके लिए दूसरे मार्ग की व्यवस्था की गई है। वो व्यवस्था दूसरे मार्ग से जोड़ी जाएगी, लेकिन उस पर भी कानून सुरक्षा की दृष्टि से बहुत पाबंदी सख्त की गई है, जिससे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति सभा में ना पहुंच पाए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम। इस दौरान क्या जनता को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री? आप तक आज जितेंद्र जी बिल्कुल। इस दौरान क्या जनता को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? और अगर करेंगे तो कितनी संख्या में भीड़ जुटने की अंदेशा जताए जा रहे हैं? यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। कम से कम 1 लाख से ऊपर की व्यक्ति की भीड़ जुटने की जुटाई जाएगी। और इसके लेकर कार्यकर्ता पूर्ण रूप से धरातल पर उतरे हुए हैं और जन के लिए तक के बता रहे हैं। बिल्कुल, पूरी नजर पर आप अपनी नजर बनाए रखें। आपसे जल्द ही अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ये बड़ी जानकारी, जहां राजू भैया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हो चुका है। 81,882 विद्यार्थियों को यहाँ उपाधियां मिली है। 236 मेधावी छात्रों को 242 पदक प्रदान किए गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समारोह की अध्यक्षता की। शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार का पर राज्यपाल का जोर रहा। 900 बेटियों का कराया गया HPV टीकाकरण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया गया है, जहां 81,882 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई हैं। 236 मेधावी छात्रों को 242 पदक प्रदान किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समारोह की अध्यक्षता की है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार पर राज्यपाल आनंदी पटेल का जोर रहा। यहाँ 900 बेटियों का HPV टीकाकरण कराया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी पहल भी बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी
जहां आज प्रयागराज दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रज्जू भैया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हो चुका है, जहां कई बड़ी बातों को जिक्र करते हुए नजर आए। 81,882 विद्यार्थियों को यहां उपाधियां मिली हैं। इसके साथ ही 236 मेधावी छात्रों को 242 पदक प्रदान किए गए हैं और साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समारोह की अध्यक्षता की है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार पर राज्यपाल का जोर रहा है। 900 बेटियों का HPV टीकाकरण कराया गया है। तो ये बड़ी अहम जानकारी, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रयागराज स्थित प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस भव्य समारोह में कुल 81,822 विद्यार्थियों को उनकी उपाधियां प्रदान की गई और 242 मेधावी छात्र छात्राओं को पदक देकर सम्मानित किया गया है। और एक और बड़ी खबर, सहारनपुर में 70 साल पुरानी मस्जिद हटाने के आदेश दिए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद पर यह बड़ा अहम फैसला सुनाया है। मस्जिद को सरकारी भूमि पर बना हुआ माना गया है। मस्जिद मुतवली पर 6 करोड़ 41 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 30 दिन में मस्जिद हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और अगर 30 दिन के भीतर मस्जिद को नहीं हटाया जाता है तो फिर प्रशासन जबरन कार्रवाई करेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचवा रहे हैं, जहां 70 साल पुरानी मस्जिद को हटाया जा रहा है। मस्जिद को सरकारी भूमि पर बना हुआ माना गया है। मस्जिद मुतवली की पर 6 करोड़ 41 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही 30 दिन में मस्जिद हटाने के लिए ये बड़े और अहम आदेश जारी किए गए हैं। 70 साल पुराना ये मस्जिद बताया जाता है जिसे हटाने के आदेश दिए गए हैं। तो सिटी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद पर यह बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद इसे हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया और इस 30 दिन में मस्जिद हटाने के आदेश जारी किए गए हैं और अगर 30 दिन के भीतर मस्जिद को नहीं हटाया जाता है तो जबरन कार्रवाई होगी। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित 70 साल पुरानी मस्जिद को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा माना गया है। अदालत ने इसे हटाने का आदेश जारी करते हुए मस्जिद का अवैध उपयोग करने वालों पर 6 करोड़ 41 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस बीच नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत सुनवाई कर इस मस्जिद को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण घोषित किया है। सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन के चलते अदालत ने कब्जाधारियों पर 6 करोड़ 41 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, 70 साल पुराना इस मस्जिद को हटाने के ये बड़े आदेश दिए गए हैं, ऐसे में क्या विरोध का भी कोई ऐसी जानकारी आ रही है? क्या 30 दिनों के भीतर इस अवैध निर्माण को हटा लिया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर में एक मस्जिद बनी हुई है जो 70 साल पुरानी, जिसमें इबादत की जाती है, नमाज अदा की जाती है। उसको सहारनपुर के नगर मजिस्ट्रेट ने एक फैसले के चलते उसको हटाने के आदेश दे दिए हैं और ये कहा है कि 30 दिन के अंदर इसको हटा लें, नहीं तो इसको जबरन हटा दिया जाएगा। और इसके साथ ही 9 करोड़ 41 लाख रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। अभी तक ऐसे कोई विरोध की चीजें नहीं आई। आप जो खबर अभी प्रसारित हो रही है तो अब इसके बाद क्या होता है ये अभी नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई सोच नहीं निकल गया है कि इसका कोई विरोध होगा। बिल्कुल, क्या लगता है आलोक, मस्जिद प्रबंधन इन आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देगा? देखिए, अभी तो जो याची था जिससे इसको नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय में दावा दायर किया था और इस बात के प्रमाण किए थे कि ये जो है जिस जगह पर मस्जिद बनी हुई है ये कलेक्ट्रेट परिसर की जमीन है, जिस खतरे का उन्होंने जिक्र किया है। अभी तक ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आई है कि इसको अभी चुनौती दी जाएगी या इसको खाली किया जाएगा। अभी 30 दिन का एक आदेश है, 30 दिन के अंदर खाली करना है। अभी आगे क्या ये निर्णय लेते हैं, इसके मुतवली क्या निर्णय लेते हैं, ये अभी पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, क्या लगता है जिला प्रशासन इस आदेश का पालन कब से और कैसे करेगा? हालांकि देखिए 30 दिन का समय दिया गया है, 30 दिन के भीतर मस्जिद हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 30 दिन की अवधि बहुत बड़ी है और न्यायिक प्रक्रिया है। जो नगर मजिस्ट्रेट के आदेश है उसको चुनौती देने के लिए बहुत सारी अदालतें हैं
कि इसको चुनौती दी जाए। अब देखना यह है कि इसमें याचिकाकर्ता चुनौती देते हैं या नहीं देते, क्योंकि इसमें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से सामने चीजें आई हैं, उस रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार इसका कोई अधिकार बैठता नहीं है। अब ये बात क्योंकि, लेकिन इसके साथ ये भी है कि 70 साल पुरानी इबादत गृह है, यहाँ पर नमाज अदा करते चले आ रहे हैं, तो उसको अब अपर कोर्ट में चुनौती दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस तरह की चीजें सामने आएंगी तभी उनका अपडेट किया जा सकता है। बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, चीनी मांझे पर लखनऊ बेंच का सख्त रुख सामने आया है। केंद्र सरकार को मांझे की बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां चीनी मांझे पर लखनऊ बेंच का सख्त रुख। केंद्र सरकार को मांझे की बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार से कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। चीनी मांझे से मौत और हादसों पर चिंता जताई गई। जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। बड़ी और अहम जानकारी, जहां जनहित में याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। और इस बीच आपको बताते चले, जहां खतरनाक चीनी मांझे की वजह से लगातार जानें जा रही हैं, जिसके बाद अब ये केंद्र सरकार को मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार से कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। मामले की जो अगली सुनवाई है वो 27 जुलाई को होगी। तो चीनी मांझे से मौत और हादसों पर चिंता जताई गई है। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और अगली सुनवाई 27 जुलाई को होने वाली है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां चीनी मांझे पर लखनऊ बेंच का सख्त रुख इस वक्त देखने को मिला है। केंद्र सरकार को मांझे की बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं। और प्रणवीर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणवीर, देखिए, राज्य सरकार से कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और साथ ही साथ चीनी मांझे पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। निश्चित तौर पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जिससे चीनी मांझे से लोगों के गर्दन कट गए हैं, लोगों के नाक कट गए हैं, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो इसको देखते हुए चीनी मांझे पर लखनऊ पुलिस ने कई बार अभियान भी चलाया। अभियान चला करके कई चीनी मांझे को जब्त किया, कई लोगों को जुर्माना दिया और कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई। लेकिन जब इसकी लगातार जो है रोक बिक्री से नहीं लग पा रहे थे, तो उसको लेकर के जब्त याचिका दायर की गई। 27 जुलाई को राज्य सरकार से चीनी मांझे पर जो कार्रवाई की गई है, क्या क्या कार्रवाई की गई और कितनी जो है जाने गई है, पूरा विस्तृत रिपोर्ट हाई कोर्ट ने मांगा है। तो जिस तरीके से लगातार चीनी मांझे को लेकर के घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है कोर्ट की उसमें है चिंता जताई है और जल्दी याचिका पर सुनवाई के लिए रेट लगाया है। और लखनऊ पुलिस ने जो कार्रवाई की है, इतना जब्त किया है, उत्तर प्रदेश सरकार से पूरी रिपोर्ट विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है कि किस प्रकार से कितनी कार्रवाइयाँ, कितना जब्तीकरण हुआ, जो मांझे बनते हैं उन जगहों पर छापेमारी की गई है, कितनों को बंद किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं चाहे संदूक की बात हो चाहे बाइक की बात हो, बाइक सवार जो चाइनीज मांझे होते हैं इतने मजबूत मांझे होते हैं कि उसको लोग गर्दन कर जाते हैं, चलते हुए गाड़ियों से लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है और कई परिवार इसके हादसे का शिकार हुआ है। तो इस मामले में देखने वाली बात हुई कि किस तरीके से आने वाले समय में 27 जुलाई को राज्य सरकार इसको रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, देखिए, सरकार के लिए ये आदेश तो दिया गया है, लेकिन ऐसे में सवाल एक और बहुत ही अहम उठ रहा है प्रणवीर, कि क्या चाइनीज मांझा बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई होगी? कार्रवाई होनी भी चाहिए और लगातार सरकार कर भी रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आम जनता का एक मांग है कि अगर चाइनीज मांझा जहाँ पर बनता है उस जगह पर उस एजेंसी को, उस व्यक्ति को, उस जगह को अगर बंद कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं चाइनीज मांझे बिकना और बनना वो बंद हो जाएंगे, खेल में नहीं आएंगे। जब बनेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणवीर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी, जहां लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। डीजीपी के निर्देश पर आईपीएस किरण यादव के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र के ओबैक्स रेजिडेंसी में चल रहे अवैध
कॉल सेंटर पर छापेमारी की है। एडीसीपी क्राइम किरण यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पुनीत वर्मा और देवेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कॉल सेंटर में काम करने वाले अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर कॉल सेंटर में काम करने वाले जो भी लोग हैं सभी से पूछताछ की जा रही है। और इस बीच आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी पुनीत वर्मा और देवेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कॉल सेंटर में काम करने वाले अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। और ये पूछताछ की कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।